एक बार फिर से आपको कौमी असम्बली लिए चलेंगे जहाँ पे इजलास जारी और एहसन इकबाल इज़हार ख्याल कर रहे हैं। भी होना चाहिए और उसे इम्पार्शल भी होना चाहिए। आज जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़े दुखी दिल के साथ कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर चंद जजेस के कॉन्डक्ट की वजह से सुप्रीम कोर्ट का किरदार मुतनाज़ हो चुका है। जनाब स्पीकर, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होती है उसके 3 पिलर्स होते हैं और आइन की गवर्नेंस के लिए कहा जाता है कि जुडिशल रिव्यू का निज़ाम इसलिए है कि पार्लियामेंट के जो मदर ऑफ लॉज होती है, अगर पार्लियामेंट में आइन के बरखिलाफ कोई कानून साजी करे तो जुडिशल रिव्यू के जरिए उसको दुरुस्त किया जा सकता है। ये वो तसव्वुर है, ये वो प्रिंसिपल है कि जिसे हमारे मुल्क में भी एक्सरसाइज किया जाता है और कई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में एक्सरसाइज किया जाता है कि जुडिशल रिव्यू की पावर जुडिशरी को ये इख्तियार देती है कि अगर उसकी नज़र में कोई ऐसी कानून साजी हो जो आइन के स्ट्रक्चर या आइन के बरखिलाफ हो तो वो उसको एक्सरसाइज करती है। लेकिन जनाब स्पीकर, अगर किसी निज़ाम में अकेली जुडिशल रिव्यू की ताकत हो और उसके ऊपर कोई चेक और बैलेंस ना हो तो फिर उस निज़ाम में जुडिशल डिक्टेटरशिप बन जाती है। इसीलिए जमहूरियत एक और तस्वर देती है, वो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का देती है। तो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और जुडिशल रिव्यू एक दूसरे पे चेक और बैलेंस के जरिए किसी निज़ाम को तवाज़ुन में रखते हैं। अगर किसी वक्त जुडिशल अमल को आइन से, उसकी हदूद से बाहर कोई लेके जा रहा हो तो फिर अल्लाह मियाँ के बाद तो कोई चीज़ नहीं रह गई जो उसको दुनिया में काबू में ला सके या दुरुस्त कर सके। तो वो आइन की स्कीम में पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का तरीका है जिसको ये पार्लियामेंट आज एक्सरसाइज कर रही है कि जब एक चीफ जस्टिस कि जिनका काम है कि वो अपने इदारे को इम्पार्शली चलाएं, वो मुकम्मल तौर पे पार्शल हो चुके हैं। और उसकी क्या मिसाल है जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 4-3 के साथ फैसला दिया। मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने उस सुओ मोटो को डिसमिस कर दिया जिसका नोटिस लिया गया था और उन्होंने कहा कि ये हमारे नोटिस लेने के लायक नहीं है। लेकिन 4 मेजॉरिटी जजेस के फैसले को महज इसलिए बुलडोज कर दिया गया कि जो 3 माइनॉरिटी जजेस थे उनमें से एक जज हैपेंस टू बी द चीफ जस्टिस। दैट चीफ जस्टिस बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस इज नाउ इम्पोजिंग द माइनॉरिटी वर्डिक्ट ऑफ दैट बेंच ऑन द कंट्री और इज ट्राइंग टू डू दैट। तो ये बदतरीन किस्म का मिसयूज है ऑफ द ऑफिस और बदतरीन किस्म का मिसकॉन्डक्ट है। चूंकि उस अकलियती फैसले में एक शख्स चीफ जस्टिस है तो वो कहे कि मैं अपने मनसब की वजह से अपने अक्सरियती फैसले को, जो ब्रदर जजेस हैं उन्हें रोंद के अपना अकलियती फैसला नाफिज करूंगा। जनाब स्पीकर, चलिए इसको भी गौर कर सकते थे, लेकिन उस अकलियती फैसले में कहा गया कि हम आइन की पासदारी करेंगे और उस आइन की पासदारी में कहा गया कि 90 दिन के अंदर लाजिम है कि इलेक्शन हो। तो जनाब स्पीकर, मेरा सवाल यह होता है चीफ जस्टिस साहब से कि जब आप इतने बड़े आइन के चैंपियन बन के ये फैसला कर रहे थे तो क्या आइन पाकिस्तान सिर्फ पंजाब के सूबे में नाफिज होता है? क्या केपी का सूबा पाकिस्तान के आइन की दस्तरस से बाहर है? आपने एक सिलेक्टिव फैसला दिया, आपने 90 दिन का फैसला पंजाब के लिए तो किया, लेकिन केपी के लिए आपने आंखें बंद कर ली चूंकि इमरान खान साहब का यह तकाजा और फरमाइश थी कि पंजाब के अंदर इंतखाबात का ऐलान किया जाए। फिर जनाब स्पीकर, 2016 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक मशहूर ज़माना फैसला दिया जिसको जस्टिस साकिब निसार साहब ने तहरीर किया। उस फैसले को कहते हैं
मुस्तफा इम्पैक्स केस। उस केस में क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के जो डिस्क्रेशनरी इख्तियारात हैं, जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं, वो गैर आईनी हैं, या दूसरे लफ्जों में कहा गया कि वो हराम हैं। तो जनाब स्पीकर, मौजूदा चीफ जस्टिस ने वो कानून साजी जो इस पार्लियामेंट ने मुस्तफा इम्पैक्स केस की रोशनी में की, वही कानून साजी की जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जेक्टिव के ऊपर नाफिज की थी कि वजीर आजम और वजीर आला डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो अपने इख्तियार को काबीना के जरिए इस्तेमाल करेगा। जब यही कानून साजी की गई कि चीफ जस्टिस अपने डिस्क्रिशनरी इख्तियारात नहीं रखता, ये आइन के मुताबिक नहीं है, ये मुस्तफा इम्पैक्स केस की रूह के मुताबिक नहीं है, लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने डिस्क्रिशनरी इख्तियारात इंस्टीट्यूशनली एक्सरसाइज करेगा, विद ब्रदर जजेस अपने इदारे के साथ इख्तियार करेगा, उनको इस्तेमाल करेगा। तो जनाब क्या होता है कि चीफ जस्टिस साहब अपने ही सवाबदीदी इख्तियारात को बचाने के लिए अपनी ही क़ियादत में एक बेंच तश्कील देते हैं, और वो बेंच भी ऐसा तश्कील देते हैं कि जिसमें 2 पनामा शोरा आफाक जजेस होते हैं और 6 जजेस ऐसे मुंतखब किए जाते हैं जिन्हें आउट ऑफ सीनियरिटी अपॉइंटमेंट दी गई है, इस ख्याल से गालबन कि चूंकि वो आउट ऑफ सीनियरिटी सिलेक्ट किए गए हैं तो वो चीफ जस्टिस साहब की मंशा के मुताबिक उनकी शायद खुशनुदी के लिए उनके साथ कैरी ऑन करेंगे। उसमें किसी सीनियर जज को, ऐसे जज को जिसको सीनियरिटी की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर किया गया है, किसी एक ऐसे जज को उस बेंच में शामिल नहीं किया जाता। तो ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ बेंच इंजीनियरिंग है जिसको हम कह सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह की इंजीनियरिंग होगी बेंच बनाने में, इस तरह की इंजीनियरिंग होगी मनपसंद फैसले लेने में, तो जनाब स्पीकर फिर इस पाकिस्तान के अंदर मातहत अदालतों के अंदर इंसाफ का क्या आलम होगा। हमारी एक मशहूर जर्नलिस्ट ने यह बात वाजे की है, रीमा उमर साहिबा ने, कि 2017 से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में चंद मुंतखब जजेस हैं जो मखसूस किस्म के सियासी फैसलों के अंदर हर बेंच के अंदर मौजूद होते हैं और उनका फैसला एक खास रुझान की तरफ होता है और दूसरी साइड के खिलाफ होता है। तो जनाब, अगर इस किस्म की सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस की छतरी के नीचे मैनूवरिंग हो रही हो और ये तासुर आ रहा हो कि चंद मुट्ठी भर जजेस हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल लीनिंग है, उनकी एक सियासी बायस है और उसके नतीजे में उनके हर फैसले का बेनिफिशियरी इमरान खान है और उनके हर फैसले के खिलाफ उनका हर फैसला PMLN के खिलाफ जा रहा है, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, फिर ये खुदा ना खास्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ PTI बन जाएगी। तो ये वो हादसा है जिससे हम इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अदल इंसाफ का वो आखिरी मोर्चा होता है। खुदा ना खास्ता अगर इसमें नकब लग जाए तो इंसाफ की, रूल ऑफ लॉ की इमारत गिर जाती है। हमें चीफ जस्टिस से कोई झगड़ा नहीं है, हमें चीफ जस्टिस से कोई जाती अनाद नहीं है, लेकिन जो चीफ जस्टिस का कॉन्डक्ट है वो उस मनसब के तकाजों के बरखिलाफ तमाम मिसकॉन्डक्ट की हदूद को क्रॉस कर चुका है। चूंकि चीफ जस्टिस ने अपने जाती इख्तियारात को दिफा देने के लिए अपना मनपसंद बेंच बनाया और इस ऐवान के पास किए हुए कानून को मुअत्तल और सस्पेंड कर दिया। ये पार्लियामेंट की कानून साजी के ऊपर हमला है। ये पार्लियामेंट जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मुंतखब इदारा है, इसकी कानून साजी की ताकत जो इसकी असल बुनियाद है उसके ऊपर हमला है और पार्लियामेंट को सस्पेंड करने के मुतरादिफ है। तो जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि ये इतना सीरियस और ग्रेव जुर्म है कि इसके ऊपर इस ऐवान को एक कमेटी बनाकर
एक जुडिशल रेफरेंस चीफ जस्टिस के खिलाफ मूव करना चाहिए, क्योंकि अब उनका कॉन्डक्ट पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ के लिए खतरा बन चुका है। और ये बात, इसके कई और इंस्टेंसेस हैं जो मैं कोट कर सकता हूं, लेकिन जैसे मुझसे पहले भी कोलीग्स ने कहा कि मैं समझता हूं कि अब चीफ जस्टिस को यह भी चाहिए कि एक हुक्मनामा जारी करें कि पाकिस्तान में लोअर जुडिशरी से, सिविल जज की अदालत से लेकर सेशन जज और हाई कोर्ट, हर जज जब उसकी अदालत में कोई मुल्ज़म पेश हो तो जज उसको ग्रीट करे कि आपको देखकर बड़ी खुशी हुई है, और जब किसी जज की अदालत से कोई मुल्ज़म रुखसत हो तो जज उसको कहे विश यू गुड लक। क्योंकि ये चीफ जस्टिस का कॉन्डक्ट है, तो ये फिर पैमाना होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस किस्म का कॉन्डक्ट चीफ जस्टिस ने इमरान खान के लिए, उनके लिए तमाम अपनी खुशी का इजहार करके और इंसाफ के ज़ाब्तों को तोड़ के कि एक शख्स जो रिमांड के ऊपर है उसको जिस तरीके से रिहा किया गया, मुझे आप बताइए कि 60 अरब रुपए की चोरी का ओपन एंड शट केस है। एक वो केस होता है कि जिसमें जज कहता है कि प्रामा फेसाई इसमें लगता है करप्शन हुई है। ये 60 अरब रुपए का अल कादिर ट्रस्ट का जो केस है, ओपन एंड शट केस है कि 60 अरब रुपया 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में आना था, जिसको इमरान नियाजी ने एक साजिश के तहत अपने जाती फायदे के लिए, उसे आप ग्राफ्ट कह लें, उसे आप करप्शन कह लें, उसने मलिक रियाज को फायदा पहुंचाने के लिए उस अकाउंट की तरफ मुंतकिल कर दिया जिसमें मलिक रियाज ने जुर्माना जमा कराना था। तो लंदन में उसकी मनी लॉन्ड्रिंग में जो रकम जब्त हुई वो पाकिस्तान में उसको वाइट मनी की सूरत में जुर्माना अदा करने के लिए दे दी गई, और इसके एवज इमरान खान साहब ने 600 कनाल से ज्यादा जमीन और हीरे जवाहरात के सेट और अपने फायदे के लिए चीजें ली, जो कि दुनिया की किसी अदालत में, टिम्बकटू रिपब्लिक की किसी कोर्ट में भी आप ले जाएं तो आंखें बंद करके जज कहेगा कि यह बदतरीन करप्शन की गई है, और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसमें करप्शन नजर नहीं आई। और वो समझते हैं कि एक शख्स जिसने 60 अरब रुपए का डाका डाला और जो पूरे दुनिया को पाकिस्तान में चीख चीख कर कहता था कि मैं रसीदें मांगूंगा, जब अपनी रसीदें देने की बारी आई तो वो बलवाई बन गया। उसने अपने लोगों से जिना हाउस जलवा दिया, उसने अपने लोगों से एमएम आलम का तारीखी जहाज जो हिंदुस्तान के लिए डरावना ख्वाब था उसको जला दिया, उसने शोहदा की यादगारें जला दी, उसने पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जला दिया, और उसको इस तमाम कार्रवाइयां करने के बाद, इस दहशतगर्दी के बाद, जब इस सरगना को, इस गिरोह के सरगना को अदालत में पेश किया जाता है तो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी और प्लीज टू सी यू। तो ये जुमले कह के चीफ जस्टिस ने 9 मई को जो इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हुई है उसको सर्टिफिकेट कबूलियत और अपनी आशीर्वाद अता कर दी है कि एक ऐसे मुजरिम को कि जिसने मुल्क के अंदर अनारकी फैलाई है, आप उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, उसको आप खुशनुमा जुमलों के साथ वेलकम कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और रियासती इदारों के ऊपर जो बलवागिरी इन्होंने की है उसको सनत कबूलियत अता किया है। तो इन सारी गुजारिशात की रोशनी में मैं आपसे अपील करूंगा कि ये वक्त है, कौम पार्लियामेंट की तरफ देख रही है, हमने पाकिस्तान को इस तबाही से बचाना है जिस तबाही में ये जुडिशल चंद लोग, जो एक गिरोह है, मैं पूरी अदलिया की बात नहीं करता, चंद मखसूस लोग हैं, ये मुसलसल पाकिस्तान को बहरानों के अंदर रख रहे हैं। पिछले 6-8 माह से पाकिस्तान की इकॉनमी को इमरान खान ने और इसके चंद जजेस ने, जिनका नेक्सस है इसके साथ, इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को यरगमाल बनाया हुआ है। पाकिस्तान की इकॉनमी में मुसलसल बेयकीनी फैला रहे हैं, उसके साथ हमारा रुपया भी डिवैल्यू होता है, हमारी मुल्क की सरमायाकारी भी मुतासर होती है,
और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की रेटिंग्स भी मुतासर होती हैं, क्योंकि जिस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होती, इस्तेकाम नहीं होता, उस मुल्क की मईशत नहीं चल सकती। और ये चंद जजेस जो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं, जिन्होंने 2017 में नवाज शरीफ साहब को एक ऐसे केस में नाअहल किया जो कानून की दुनिया में एक लतीफा समझा जाता है कि अकामा के जी बेटे से 10-12 हज़ार दरम तनख्वाह नहीं ली तो 22 करोड़ अवाम का वजीर आजम नाअहल हो गया। और जिस कानून को हमने पास किया है, उसमें जहां हमने चीफ जस्टिस को यह हक दिया है कि उसका सवाबदीदी जो इख्तियार है वो इंस्टीट्यूशनल हो, फर्द का ना हो, हमने ये सुप्रीम कोर्ट को पावर दी है, एम्पावर किया है। किस तरह ये अदलिया के ऊपर हमला है। साथ ही हमने कहा है कि अगर सुओ मोटो में कोई मुतासिर होता है तो उसको एक अपील का हक मिलना चाहिए, चूंकि इंसाफ का ये बुनियादी प्रिंसिपल है। और जनाब स्पीकर, जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का मुकदमा चल रहा था तो खलील रहमदे साहब सदारत कर रहे थे, गालबन 11 रुकनी बेंच था, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को निकाल दिया गया। क्या उसके पास इतना हक भी नहीं है कि अगर आप नायब कासिद को निकालें तो वो भी 4 अपीलें कर सकते हैं अपने फैसले के खिलाफ? तो चीफ जस्टिस को यह हक भी नहीं है कि वो उसके फैसले की रिव्यू हो सके? तो जनाब, मैं अदब से कहना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने चीफ जस्टिस के लिए रिव्यू का हक तस्लीम करती है तो 22 करोड़ अवाम के मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ को अगर एक झूठे और एक लतीफा केस जो अकामा का था उसमें चंद जजों ने सियासत के तहत नाअहल कर दिया, तो क्या उस मुंतखब वजीर आजम के पास रिव्यू और अपील का हक नहीं होना चाहिए? क्या यह इंसाफ का तकाजा नहीं है? किस तरह यह अदलिया के ऊपर हमला है? इस चीफ जस्टिस ने एक ऐसे कानून को जो इस कौमी असेंबली ने, पार्लियामेंट ने पास किया है, जिससे कानून के तकाजे पूरे होते हैं, जिससे आइन के तकाजे पूरे होते हैं, जिससे फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे होते हैं, उसको सस्पेंड किया है सिर्फ इसलिए कि उसके जाती सवाबदीदी इख्तियारात पे ज़द पड़ती है। इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और मिसकॉन्डक्ट का क्या केस हो सकता है? लिहाजा ये ऐवान हक बजानिब है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो अब अपनी जाती मफादात के लिए इस वक्त पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान के निज़ाम अदल को होस्टेज कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का फंक्शन ये पार्लियामेंट इस्तेमाल करे, उनके खिलाफ एक जुडिशल रेफरेंस बना के जो रिव्यू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकॉन्डक्ट का रेफरेंस बना के भेजे ताकि हम अदल के निज़ाम को बचा सकें। ये रेफरेंस किसी निज़ाम के खिलाफ नहीं है, ये चीफ जस्टिस के मिसकॉन्डक्ट के ऊपर है ताकि हम अपनी सुप्रीम कोर्ट को बचा सकें। हम सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत मुकद्दस इदारा समझते हैं, रूल ऑफ लॉ की बैकबोन समझते हैं। और आज पाकिस्तान के तूल व अर्ज से जो लोग बाहर आए हुए हैं, इनकी भी एक ही पुकार है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बचाना है। हम सुप्रीम कोर्ट की इम्पार्शियलिटी को, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को बचाना चाहते हैं। और इसके लिए मैं समझता हूं कि अब आपके कांधों पे जिम्मेदारी है कि आप इस ऐवान की जो आवाज है, इस ऐवान की जो विल है, उसको एक रेफरेंस के तौर पे फौरी तौर पे फाइल करें ताकि मुल्क इस अजाब से निकल सके। बहुत शुक्रिया।